नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी कुसुम पर बात करने वाले हैं। हाँ हाँ। प्रेमचंद जी की कहानियां मतलब अक्सर समाज का आईना होती हैं। और कुसुम भी कुछ ऐसी है, सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत होती है एक अचानक मुलाकात से। कहानी का जो नरेटर है, सूत्रधार, वो अपने पुराने दोस्त महाशय नवीन से मिलते हैं। और नवीन जी, जो आमतौर पर जैसा आपने कहा, जिंदा दिल, हंसमुख, कवि दिल इंसान है, हाँ, वो उस दिन बिल्कुल बुझे हुए से, मतलब बहुत परेशान, बहुत चिंतित नजर आते हैं। साफ पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। तो आज की हमारी ये बातचीत, इसका मकसद यही है कि हम कुसुम के दर्द को समझें, उसके पति का वो अजीब बर्ताव, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, उसे कुरे दें। और साथ ही प्रेमचंद ने जिस सामाजिक ताने बाने को इस कहानी में बुना है, उसे भी देखें। हाँ, बिल्कुल। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक एक आम सी लगने वाली घर की उलझन को प्रेमचंद एक इतनी यादगार और सोचने वाली कहानी में बदल देते हैं। सही कहा। तो कहानी आगे बढ़ती है नवीन जी की परेशानी से। जैसा हमने बताया, वो पेशे से तो वकील हैं, पर दिल से कवि। हाँ, कवि सम्मेलनों में जाना, अच्छी आवाज है उनकी। हाँ, वही। लेकिन आज वो सब कुछ गायब है। चेहरे पर बस गहरी चिंता है। और यहीं देखिए प्रेमचंद का कमाल दिखता है। बिल्कुल। वो एक कंट्रास्ट बनाते हैं। एक वकील जो शायद रोज दूसरों की कानूनी उलझनें सुलझाता हो, सही। वो अपनी ही बेटी की एक भावनात्मक, हम्म। एक निजी गुत्थी में इतना बेबस, इतना लाचार महसूस कर रहा है। ये जो विरोधाभास है ना, यस। ये कहानी के दर्द को और गहरा कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। नवीन जी फिर बताते हैं अपनी बेटी कुसुम के बारे में कि वो बहुत सुशील है, समझदार है, सलीके वाली है। कहते हैं कि बीए पास नहीं है, पर विचारों में किसी पढ़ी लिखी महिला से कम नहीं। हाँ, और लिखती भी अच्छा है, घर संभालने में भी बहुत कुशल है। हम्म। पर शादी को 1 साल हो गया, गौना भी हो गया। गौना यानी लड़की का शादी के बाद ससुराल जाना, वो रस्म भी हो चुकी है। हाँ, वो रस्म भी हो गई, पर पति उससे बात तक नहीं करता। कुसुम 3 बार ससुराल हो आई, लेकिन पति का रवैया एकदम पत्थर जैसा, निष्ठुर। और बात यहीं तक नहीं है। नहीं, इससे भी आगे। वो उसके भेजे हुए खत बिना पढ़े वापस भेज देता है। ओह। और अब तो ये सुनने में आ रहा है कि वो दूसरी शादी करने की सोच रहा है। अच्छा। हाँ, और कुसुम बेचारी ये सब सह नहीं पा रही। रो रो कर उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि नवीन जी कहते हैं शायद आप उसे पहचान भी ना पाएं। ये कहानी में रहस्य की पहली परत है। आखिर पति ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वजह है? नवीन जी को भी नहीं पता। वो बस अंदाजा लगा रहे हैं, शायद पहले दिन कुसुम शर्माई होगी, उससे वो रूठ गया होगा। लेकिन ये तो कोई ठोस वजह नहीं लगती। बिल्कुल नहीं लगती। और उनकी लाचारी साफ दिखती है। वो कहते हैं बेटा तो हुआ नहीं, इसी बेटी को सब कुछ माना, इतने नाजों से पाला। पर अब लगता है जैसे सब बेकार गया, सब व्यर्थ। जी। और इसी हताशा में नवीन जी सूत्रधार से, जो कि एक लेखक है, एक बड़ी अजीब सी मदद मांगते हैं। हाँ, वो मानते हैं कि सूत्रधार की कलम में जादू है। हाँ, कि वो ऐसा कुछ लिखें जिससे पति को शर्म आए, उसका दिल पसीजे, उसकी प्रेम भावना जागे। ये बात भी दिलचस्प है ना। एक कवि दिल पिता है तो बेटी की समस्या का हल भी कला में, लिखने में ढूंढ रहा है। सही कहा। पर क्या ये तरीका काम करेगा? मतलब क्या ये यथार्थवादी है? सूत्रधार को भी शक होता है। वो हिचकिचाते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि भी शब्दों का असर उस पत्थर दिल पर होगा भी या नहीं। लेकिन नवीन जी की हालत देखकर वो मान जाते हैं। पर एक शर्त रखते हैं। क्या शर्त? कि पहले वो कुसुम के लिखे वो खत देखना चाहेंगे जो पति ने लौटा दिए थे। अच्छा, ये सही कदम था। पहले पूरी बात समझी जाए। हाँ। और फिर सूत्रधार वो खत पढ़ते हैं। गुलाबी रंग के खुशबूदार कागज पर सुंदर लिखावट में लिखे हुए खत। अब एक एक खत का ब्यौरा तो शायद लंबा हो जाएगा, पर उनमें जो कुसुम की भावनाओं का सफर है, वो समझना जरूरी है। हाँ, उन खतों से क्या पता चलता है? वो खत एक दर्द भरी कहानी कहते हैं। पहले खत में वो जैसे उलझन में है, पूछ रही है मेरा गुनाह क्या है, मुझे ये सजा क्यों मिल रही है। फिर वो मिन्नतें करती है, बताती है कैसे उसने मिलने की कोशिशें की, पर सब बेकार गईं। उन सपनों की बात करती है जो उसने सुहागरात के बारे में सुने थे, और कैसे वो सब टूट गए। और यहीं पर देखिए उस समय की जो सामाजिक बंदिशें थीं, एक औरत की जो बेबसी थी, वो साफ झलकती है। हाँ, बिल्कुल। वो न्याय मांगती है, कहती है अदालत भी तो अपराधी को सुनवाई का मौका देती है। सही। पर उसके लिए तो जैसे सारे दरवाजे बंद हैं। वो कहती है मैं पूरी तरह आपकी हूँ, बस थोड़ी सी हमदर्दी दिखा दो। दूसरे खतों में इंतजार है, चिंता है, पति की सेहत की फिक्र कर रही है। मतलब अपनी हालत खराब है पर फिक्र पति की।
हाँ, और वो साफ लिखती है कि उसे कोई दुनिया का सुख नहीं चाहिए, बस सेवा करने का हक चाहिए। वो पति को देवता मानती है। देवता? हाँ, और खुद को उसके सामने अणु मतलब एटम या तिनका या भिकारिन ऐसा बताती है। कितनी कितनी छोटी कर लेती है वो खुद को। यहाँ तक लिखती है कि अगर आप चाहें तो मुझे जहर दे दे, मैं अमृत समझकर पी लूंगी। ये समर्पण तो है, पर इसमें एक गहरा दर्द, एक अपमान भी तो छिपा है। ये दिखाता है कि कैसे उस समाज में औरत की पहचान ही पति की नजर से थी, चाहे वो नजर कितनी भी बेरहम क्यों ना हो। बिल्कुल। तीसरे खत तक आते आते निराशा और बढ़ जाती है। वो बताती है कि पति घर आया था पर उससे मिला तक नहीं। उसने जो रसगुल्ले बनाए थे उन्हें छुआ तक नहीं। फिर वो अपनी सहेली शन्नो से अपनी तुलना करती है। शन्नो, जो शायद गरीब है पर सुखी है। हाँ, कहती है उसके पति का प्यार देखो, प्रेम में भीगी हुई सूखी रोटियां। क्या कमाल की पंक्ति है। मार्मिक, बहुत मार्मिक। अब उसे लगता है कि शायद मौत ही एक रास्ता बचा है। और चौथे खत में? चौथे खत में तो हताशा एकदम चरम पर है। वो कहती है, अच्छा बताओ, मैं मर जाऊंगी तो मेरा अंतिम संस्कार तो कर दोगे ना? भगवान। और फिर वो एक शक जाहिर करती है, पूछती है, क्या मेरी जगह कोई और आ गई है, कोई और सौभाग्यवती? अगर ऐसा है तो मैं उसे बधाई देती हूँ, मैं उसकी दासी बनकर रहूंगी। मेरे पत्थर के देवता। ये शब्द सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन खतों में हम साफ देख सकते हैं कि कैसे उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ रही है। मिन्नतों से शुरू होकर निराशा और फिर एक तरह की मौत की स्वीकृति तक बात पहुंच जाती है। लेकिन हर खत में एक गहरा जख्म है और वो भक्तिभाव भी बना हुआ है। हाँ। और प्रेमचंद इन खतों का इस्तेमाल सिर्फ कुसुम के लिए हमारी हमदर्दी जगाने के लिए नहीं करते। वो उस पूरे सिस्टम पर, उस सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं जो एक इंसान को इतना लाचार बना सकती है। बिल्कुल। ये खत पढ़कर सूत्रधार वो तो गुस्से से भर जाता है। स्वाभाविक है। वो पति को नर, पिशाच, शैतान न जाने क्या क्या कहता है। और उसे गुस्सा सिर्फ उस आदमी पर नहीं आता, उस समाज पर भी आता है जहां औरत इतनी मजबूर है। वाह। वो लिखता है, दुर्बल को सताना कदाचित प्राणियों का स्वभाव है। उसका पहला ख्याल तो यही आता है कि मैं मुरादाबाद जाऊं और उस आदमी को सबक सिखाऊं। गुस्से में आदमी यही सोचता है, लेकिन फिर वो कुछ और भी सोचता है ना? हाँ, गुस्से के साथ साथ वो एक गहरी बात सोचता है। शादी में अधिकार साम्य की बात करता है, मतलब बराबरी की। हाँ, रिश्तों में बराबरी का महत्व। वो कहता है कि जब तक रिश्तों में ये बराबरी नहीं होगी तब तक ऐसे जख्म लगते रहेंगे। वो मालिक और जानवर के रिश्ते से तुलना करता है। कैसे? कि जानवर अगर सिर झुकाए तो मालिक प्यार करता है, पर जरा सी गर्दन टेढ़ी की तो चाबुक। कितनी तीखी तुलना है ये। और सोचने वाली बात है कि क्या आज भी रिश्तों में ये पावर डायनामिक्स, ये शक्ति संतुलन का सवाल उतना ही अहम नहीं है? बिल्कुल अहम है। खैर, इसी सोच विचार के साथ सूत्रधार मुरादाबाद पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर उसे और हैरानी होती है। क्यों? क्या पता चलता है? जब वो उस युवक के बारे में पता करता है तो सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं बड़ा सुशील लड़का है, विनीत है, होनहार है। अच्छा। तो फिर ये पहेली और उलझ गई। बाहर से इतना नेक लगने वाला इंसान अंदर से इतना क्रूर कैसे? हाँ, रहस्य और गहरा हो जाता है। फिर शाम को सूत्रधार उससे मिलने जाता है और युवक का व्यवहार वाकई बहुत विनम्र। दौड़ कर आता है, पैर छूता है, बातचीत में भी बड़ा सलीका। सूत्रधार को लगता है कि इसके बाहर के रूप और अंदर के रूप में तो जमीन आसमान का फर्क है। और फिर वो पूछता है, कारण? हाँ, जब सूत्रधार सीधे सीधे पूछता है कि भाई तुम कुसुम के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, तो युवक पहले तो हिचकिचाता है। फिर जो वो बताता है वो सुनकर सूत्रधार तो जैसे सन्न रह जाता है। क्या बताता है वो? क्या कारण देता है? वो कहते हैं कि उसने शादी इसलिए की थी क्योंकि नवीन जी की बातों से उसे उम्मीद हो गई थी कि वो उसे विलायत मतलब इंग्लैंड पढ़ने भेजेंगे। क्या? हाँ, शादी हो गई, साल भर गुजर गया, नवीन जी ने इस बारे में पूछा तक नहीं, तो उसे लगा कि उसकी सारी उम्मीदें, सारे सपने सब मिट्टी में मिल गए। शादी में जो 10-12 हजार खर्च हुए वो भी बेकार गए, ऊपर से पिता पर कर्ज हो गया। वो सारा दोष नवीन जी पर डालता है कि उन्होंने पहले साफ साफ क्यों नहीं बताया। ये तो कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। पति का नजरिया इतना ठंडा, इतना हिसाब किताब वाला है ना? यकीन करना मुश्किल है। शादी उसके लिए कोई प्यार मोहब्बत, कोई रिश्ते की बात थी ही नहीं। वो तो बस एक
एक सौदा था, अपनी तरक्की का, विदेश जाने के लिए पैसों का इंतजाम करने का एक जरिया। और कुसुम एक जीती जागती इंसान, उसकी भावनाएं, उसका वजूद। वो इस समीकरण में कहीं था ही नहीं। कुसुम का कोई मतलब ही नहीं था उसके लिए। जब मैंने पहली बार ये कारण पढ़ा था तो सच में मैं भी सन्न रह गई थी। कोई शादी जैसे पवित्र रिश्ते को इतने ठंडे, इतने प्रैक्टिकल तरीके से कैसे देख सकता है? देखिए, ये सिर्फ उस व्यक्ति की क्रूरता नहीं है, ये शायद उस समय के सामाजिक दबाव की तरफ ही इशारा करता है। हो सकता है विदेश जाकर पढ़ना प्रतिष्ठा का, इज्जत का ऐसा पैमाना बन गया हो कि लोग उसके लिए रिश्तों को भी दांव पर लगाने को तैयार थे। हाँ, ये भी हो सकता है। विवाह का जैसे वस्तुकरण कर दिया गया, और उस युवक की जो बाहरी शराफत है और अंदर का जो स्वार्थ है, ये कॉन्ट्रास्ट ही कहानी को इतना पावरफुल बनाता है। सूत्रधार के मुंह से भी तो निकल जाता है, छी, वाह रे दुनिया और वाह रे हिंदू समाज। सही कहा। सूत्रधार ये सब सुनकर हक्का बक्का तो रह ही जाता है, उसे उस युवक की नीचता पर घिन भी आती है। वो वापस आता है, नवीन जी को सारी बात बताता है। और नवीन जी का क्या रिएक्शन होता है? नवीन जी हैरान रह जाते हैं। उन्हें इस छिपी हुई उम्मीद का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, पर बेटी की खातिर और शायद इसलिए भी कि चलो समस्या का हल तो मिला, वो तुरंत कहते हैं, अरे बस इतनी सी बात। वो फौरन सारा खर्च उठाने को तैयार हो जाते हैं। पैसे से समस्या सुलझाने की कोशिश। हाँ, योजना बनती है कि पति को खबर कर दी जाए और 1000 रुपए का चेक भेज दिया जाए, शायद शुरुआती इंतजाम के लिए या बस एक संकेत के तौर पर। लेकिन यहीं रुककर सोचना चाहिए, क्या ये सच में कोई समाधान है? क्या पैसा फेंककर एक टूटे हुए भरोसे को, एक इंसान के रौंदे हुए स्वाभिमान को, क्या उसे जोड़ा जा सकता है? नहीं। ये तो उसी लेन देन वाली सोच को मजबूत कर रहा है जिसने इस रिश्ते को इस हालत में पहुंचाया था। बिल्कुल, ये सवाल मन में आता ही है। और कहानी यहाँ एक और शायद सबसे जरूरी मोड़ लेती है। क्या होता है? कुसुम वो अपनी माँ और पिता की ये सारी बातचीत सुन लेती है। ओह। और उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो वैसी नहीं होती जिसकी शायद नवीन जी या सूत्रधार उम्मीद कर रहे थे। वो गुस्से से भर जाती है। अच्छा। क्या करती है वो? हाँ। वो साफ इनकार कर देती है। वो कहती है ये पैसा भेजना तो जैसे डाका डालना हुआ, फिरौती देना हुआ। वो कहती है कि ऐसे स्वार्थी, ऐसे घमंडी, ऐसे नीच आदमी से उसे कोई रिश्ता नहीं रखना। वो इस बनावटी सुलह को ठुकरा देती है। वो अपनी आजादी, अपना आत्मसम्मान चुनती है। क्या बात है। अपनी माँ से कहती है ऐसे देवता का रूठे रहना ही अच्छा। वाह। वो धमकी भी देती है, वहां रुपए गए तो मैं जहर खा लूंगी। और फिर वो ऐलान करती है, मैंने स्वतंत्र रहने का निश्चय कर लिया है। वाह, ये है कुसुम का असली ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ वो बेचारी मिन्नतें करती हुई खतों की लेखिका, और कहाँ ये दृढ़ अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होने वाली स्त्री। है ना कमाल का बदलाव। उसे ये ताकत कहाँ से मिली? पति के इरादों की नीचता जानकर जब उसे ये पता चला कि उसके सारे दुख का कारण कोई बड़ी गलतफहमी या असंगति नहीं, बल्कि एक बेहद घटिया छोटा सा सौदा था, तो उसका सारा मोह टूट गया। हाँ, जैसे कोई पर्दा हट गया आंखों से। बिल्कुल। और इस कड़वी सच्चाई ने उसे जैसे आजाद कर दिया। उसका ये तथाकथित समाधान ठुकराना, यही उसके चरित्र की सबसे बड़ी जीत है। प्रेमचंद ने यहाँ आत्माभिमान की जो तस्वीर खींची है, वो अद्भुत है। सूत्रधार भी कुसुम के इस फैसले से बहुत प्रभावित होता है। जब नवीन जी उसे ये बात बताते हैं तो वो लिखता है कि वो दौड़कर गया और उसने कुसुम को गले लगा लिया। वो कहता है कि वो हर नारी में ऐसा ही आत्माभिमान, ऐसी ही दृढ़ता देखना चाहता है। और कुसुम वो अपने फैसले पर कायम रहती है। तो वो वापस नहीं जाती? नहीं, न कभी पति को खत लिखती है, न उसका जिक्र करती है। कहानी के आखिर में प्रेमचंद लिखते हैं कि उसके चेहरे से वो निराशा का और दर्द का पीलापन हट गया है। उसकी जगह अब स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लाली है, एक चमक है। तो क्या इसे एक हैप्पी एंडिंग कहेंगे? कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि कुसुम ने अपनी गरिमा, अपना सम्मान वापस पा लिया है। वो अब बेचारी नहीं रही। सही बात है, लेकिन ये एक टूटे हुए रिश्ते की कहानी तो है ही। प्रेमचंद ने पति का क्या हुआ ये नहीं बताया। उनका पूरा फोकस कुसुम के सशक्तिकरण पर है। हाँ, ये अंत शायद यही कहता है कि कभी-कभी आजादी और इज्जत वो टूटे हुए रिश्तों से बाहर निकलने में ही मिलती है, भले ही समाज कुछ भी कहता रहे। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें, कुसुम एक ऐसे विवाह की कहानी है जो किसी बड़ी ट्रेजेडी या नफरत की वजह से नहीं टूटा, बल्कि शराफत के नकाब के पीछे छिपे ठंडे, स्वार्थी हिसाब किताब की भेंट चढ़ गया। सही। और ये कहानी है कुसुम की यात्रा की,
एक बेबस मिन्नतें करने वाली औरत से अपने वजूद को पहचानने वाली, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होने वाली एक मजबूत स्त्री बनने तक की। बिल्कुल। और ये कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ, बहुत प्रासंगिक है आज भी। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है। आज के जमाने में जहां व्यक्तिगत इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हैं, हम रिश्तों की जो भावनात्मक जरूरतें हैं, उनकी जो पवित्रता है, उसके साथ इन महत्वाकांक्षाओं का संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। या फिर क्या कुसुम की तरह सच्चा आत्मसम्मान कभी-कभी सामाजिक उम्मीदों और ढांचों को चुनौती देकर अपमान भरे रिश्तों से पूरी तरह बाहर निकल जाने में ही मिलता है, चाहे वो रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों न लगे?